अब डॉक्टर दयानंद मणि जी अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर दयानंद मणि CSIR सिमैप लखनऊ में वैज्ञानिक एफ के पद के साथ साथ सिमैप की डिस्पेंसरी में भी मेडिकल ऑफिसर के पद पर वर्तमान में कार्यरत हैं। डॉक्टर मणि जी स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज एवं हॉस्पिटल लखनऊ से आयुर्वेद काया चिकित्सा में MD तथा डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की शिक्षा प्राप्त किए हैं। शिक्षा के साथ साथ शोध में मुख्यतः हरण, जिसको हर्रे आप लोग कहते होंगे, हरण के प्रभाव का आर्थराइटिस पर और कई वनस्पति पदार्थों का एंटी एलर्जी का फेफड़े के रोग के नियंत्रण के लिए इन्होंने बहुत अधिक कार्य किया है। डॉक्टर मणि ने मानव स्वास्थ्य के लिए प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने हेतु, अब देखिए क्या क्या इन्होंने उत्पाद बनाया है। इसी आपसे 1 किलोमीटर की दूरी पर संस्थान है कि सीम फल से चबाने वाले दाने, सीम कैंडी, कफ सिरप, हर्बल माउथवाश का भी विकास किया है। आपकी आयुर्वेदिक दवा BJR 34, जिसे डायबिटिक रोग के प्रबंधन के लिए बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी हस्तांतरण करने में बड़ा योगदान किया है, जिससे संस्थान और देश का नाम वैश्विक स्तर पर उज्ज्वलित हुआ है। इसके अलावा आपने कई महत्वपूर्ण प्रमुख रोगों के निदान के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के विकास में एक टीम गठित करके काम किया है। डॉक्टर मणि के कई शोध राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं, जिनमें एक शोध तुलसी के जीवधारियों के प्रभाव पर भी किया हुआ है, जिसमें यदि जीवधारी को ये तुलसी के पत्तों के खाने को दिया जाता है तो कीट के लार्वा का वजन कम होने के साथ साथ उनके जीने की उम्र 3 गुना बढ़ जाती है। आप सब लोग जानते होंगे, जब आदमी मरणासन्न अवस्था में होता है तो तुलसी का पानी दिया जाता है, जिसके विज्ञान को हम नहीं जानते हैं, कोई वैलिडेशन नहीं है। और यह जो है देखिए इंडिकेट क्या कर रहा है, 3 गुना जो 15 दिन का जीवधारी होना चाहिए वो 45 दिन तक जिंदा रहा। इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी शोध किया और मेरे को खुशी है कि यह मेरा जो प्रोग्राम था मैं इनके साथ मिल करके काम किया था और ये बहुत अच्छे जर्नल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है छपा हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर दयानंद मणि 2008 में इनको बायो टैलेंट अवार्ड, CSIR टेक्नोलॉजी अवार्ड 2016, BJR 34 डायबिटिक दवा के विकास एवं व्यापारीकरण के लिए और तुलसी के ऊपर शोध के नई दिशा देने के लिए CSIR टेक टीम अवार्ड 2018 में मिला है। इसके अलावा लखनऊ और सिमैप के परिवार को आयुर्वेदिक दवाओं से मुक्ति कराने में निरंतर उत्कृष्ट कार्य करते चले आ रहे हैं। आसीन डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव जी, द्विवेदी जी और इस प्रोग्राम के संचालन में डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, इसके अध्यक्ष जी और ओम प्रकाश साक्य जी, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। आपने इस अवसर पे मुझे बुलाया और हम लोग चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो है वहाँ पे हम लोग आयुर्वेद से संबंधित कुछ चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न होंगे, जिस प्रश्न का मैं कोशिश करूँगा कि जो है आप लोगों का समाधान करूँ। देखिए, आयुर्वेद की जो उत्पत्ति है, ऐसा बताया गया है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से शुरू हुई थी और उसके बाद उन्होंने इंद्र से और ऋषि अश्वनी कुमारों को और फिर उसके बाद जो है धन्वंतरी व्यवस्था में इन्होंने सबको शिक्षित किया और उसकी वजह से जो पृथ्वी पे जो हम लोगों को चिकित्सा व्यवस्था प्राप्त हो पाई, वो ब्रह्मा जी की ही माने उत्पत्ति उनके दिमाग से हुई है। दूसरी चीज़ है कि आयुर्वेद का, अभी डॉक्टर द्विवेदी जी ने बताया कि औषधियों का जो इम्पॉर्टेंट है पौधों का, वो पौधे हमारे लिए बहुत ही, जब कहते हैं ना कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, वही शरीर में है, तो वो इस बात से प्रूव होता है कि जो पौधे हैं हमारे, जितने भी पौधे जो भी दिखाई देते हैं, लिखा है सर्वे द्रव्याणि पंच भौतिका, सारी द्रव्य जो है, सारी औषधियाँ जो हैं वो पंच भौतिक हैं और जो पंच भौतिक हैं वो कहीं न कहीं मानव स्वास्थ्य के लिए, मानव जीवन में बड़ा ही उपयोगी है। तो इसके लिए जो आयुर्वेद का सिद्धांत है उसमें बताया कि आहार से संबंधित मैडम आई हुई हैं जो बताएंगे कि आहार कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और शुरू से रहा है, लेकिन ये है कि किसके साथ क्या लेना है, किसको नहीं लेना है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ पौधों के बारे में, कहीं मैं एक जगह पढ़ रहा था, किसी उसका मुझे रेफरेंस नहीं याद है, उसमें था या औषधि वनस्पति तस्मई देवाय नमो नमः। ऐसा है कि भगवान शिव के
आराधना में लिखा है कि ऐसे जो वनस्पतियों में विद्यमान है, जो पौधों में विद्यमान है, उनको नमन करता हूँ। तो इस तरह से अगर देखें तो औषधियों का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, महत्व है। और आयुर्वेद में औषधि के बारे में लिखा है कि 2 व्यवस्थाएं आयुर्वेद में ही केवल हैं, मॉडर्न व्यवस्था में नहीं है। एक तो ये है कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, हम कैसे ठीक रहें, पहला उद्देश्य आयुर्वेद का है। दूसरा उद्देश्य ये है कि हम किसी बीमारी के लिए, किसी रोग से ग्रसित हैं, उसके लिए क्या हमें लेना चाहिए और किस तरह से लेना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में इमरजेंसी दवाएं, इमरजेंसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अगर हम संयमित रहें, नियमित दिनचर्या ऋतुचर्या का पालन करें तो इमरजेंसी की स्थिति आएगी ही नहीं। तो बहुत से, अभी आपने देखा कि कोरोना काल में जब हमारे पास कोई औषधि नहीं थी, कोई व्यवस्था इस तरह का नहीं था, तो उस समय हर्बल की तरफ सारा आकर्षण था लोगों का कि औषधियों से इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। तो उसमें बहुत से पौधे ऐसे थे जो हम अगर शुरू से उपयोग करते, हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो तो हम बहुत बीमारियों से बचे रह सकते हैं। जैसे आप इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी इतना मतलब शार्ट नहीं है, बहुत ब्रॉड टर्म है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए हमें दिनचर्या ऋतुचर्या सबका पालन करना पड़ेगा। और इम्यूनिटी की बात करें तो इम्यूनिटी एक नहीं है, 3 इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए। एक तो मेंटल इम्यूनिटी, जो हम मानसिक रूप से, कोरोना काल में देखिए सारे लोग बहुत ही स्ट्रेस में रहे सुन के, और जो न्यूज़ आती थी उसको सुन के। तो जब तक हम मेंटल इम्यूनिटी, जो मानसिक स्थिति हमारी वो ठीक नहीं होगी, तब तक हम किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी गट इम्यूनिटी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जो गट इम्यूनिटी के लिए है कि हमारा जो पाचन संस्थान है वो बहुत ठीक होना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में है मलनी करणात मला, मल जो है, भोजन अगर ले रहे हैं तो मल की उत्पत्ति होगी, और पानी भी केवल पिए तो कुछ न कुछ मल बनेगा, और उस मल का निराहरण टाइमली होता रहे तो हम जो है वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। तो मानसिक इम्यूनिटी और गट इम्यूनिटी, और तीसरी है जनरल इम्यूनिटी। जनरल इम्यूनिटी जो हमारा है वो इम्प्रूव होता है हमारे रेगुलर एक्सरसाइज, दिनचर्या ठीक रखने से, तो वो जनरल इम्यूनिटी है। और इसके लिए ये है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जिस तरह से जनरल इम्यूनिटी इम्प्रूव करना है, और आप कोई दवा ऐसी नहीं आती जो केवल चलाए आदमी को, तकलीफ दूर कर सकती है लेकिन चलना खुद पड़ेगा। और चलने के लिए अगर आप योग, एक्सरसाइज, डेली रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अगर ये है, अच्छा उसमें मात्रा निर्धारण भी बताया गया है कि अगर आप 1 किलोमीटर चलने के बाद थक जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी है कि आप आधा किलोमीटर डेली चलें। तो 1 किलोमीटर जब बताया जाएगा तब आप चल लेंगे। दूसरी चीज़, जब आपको लगे कि अब 2 किलोमीटर हम चल सकते हैं तो आपकी जो वो है मात्रा वो 1 किलोमीटर की होगी। तो इस तरह से, अच्छा जब हम ये महसूस भी करते हैं, आप सभी लोग देखे होंगे कि जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शुरू में जल्दी थकान आती है, फिर बाद धीरे धीरे जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तो उस तरह से आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये है कि जनरल इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड की बात है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो है खाने में औषधि पौधों से हमारी इम्यूनिटी ठीक होती है। तो चरक संहिता में कुछ चीज़ों को रसायना कैटेगरी आप लोग, रसायना केवल अगर केमिस्ट्री की हिंदी करेंगे तब ये गड़बड़ हो जाएगा। रसायन का मतलब ये है, अगर आप लोग कोई हनुमान चालीसा का अध्ययन किया हो तो लिखा है राम रसायन तुम्हारे पासा। तो रसायन का मतलब ये है कि जिसको राम रूपी रसायन मिल जाए फिर उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से वहाँ से अगर संदर्भ में तो उसमें रसायन कैटेगरी में बताया गया है। और लगभग 20-25 प्लांट ऐसे हैं जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे अगर इसके संपर्क में रहते हैं, इसका सेवन करते हैं तो हमें बहुत सी दवाओं से बचे रहेंगे। जैसे टेनिसपोरा कार्डिफोलिया, गुरुज का नाम सुना होगा आप लोगों ने।
कोरोना में भी काफ़ी गुड़ूच का उपयोग किया लोगों ने। तो गुड़ूची को अगर देखें तो एक केवल प्रॉपर्टी इसकी नहीं है कि ये जो है एक बीमारी को ठीक करता है, कई जगह पे आए ये ब्लड प्यूरीफायर है। गठिया जो गाउटी अर्थराइटिस है, जो बातरक्त जिसको कहा गया, उसके लिए, क्योंकि गाउटी अर्थराइटिस जो है बातरक्त हिंदी में कहते हैं, और बातरक्त में ब्लड प्यूरीफायर की बात, और सिम्टम सारे गठिया जैसे आएंगे। छोटे जोड़ों में पेन होगा, रेडनेस होगा, तो बर्निंग होगी, और उसमें गठिया की अगर चिकित्सा किया जाए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाए, तो हो सकता है वो गलत हो जाए। उसकी सेकाई, जैसे गठिया में सेकाई की बात करते हैं, लेकिन बातरक्त अगर है तो हम उसकी सेकाई नहीं करते, सेकाई मना करते हैं, मालिश मना करते हैं। तो किसी बीमारी को पहले तो जानने के लिए हमें ये है कि निदान, पहले बीमारी है क्या। अगर बीमारी है तो हर विधा में, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ, सब विधा में चिकित्सा व्यवस्था बताई गई है। तो गुड़ूची जो है वो ब्लड प्यूरीफायर है, इम्यूनिटी को, जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको नहीं बनने देता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। अपने हम भोजन में जितने भी हम ग्रीन वेजिटेबल्स, अभी डॉक्टर साहब ने काफ़ी बताया, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, अगर रेगुलर बेसिस पे हम इसको अपने डाइट में सम्मिलित करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सी छोटी मोटी समस्याओं से हम बचे रहेंगे। कुछ ड्रग्स ऐसे हैं, बहुत सी चीज़ों को तो बीमारी के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है, लेकिन बहुत सी औषधियाँ ऐसी हैं जो डेली बेसिस, जैसे त्रिफला का प्रिपरेशन है, अभी हरण का बताया, हरण के लिए तो ये आया है कि 7 स्पीसीज, 7 प्रजाति है इसकी, और इसके लिए लिखा कि हरस्य भवने जाता हरिता स्वभावता हरंति सर्व रोगाण, मैंने एक के लिए नहीं कहा, हरंति सर्व रोगाण तस्मात् प्रोक्ता हरित की। इसकी एक ही पौधे से, एक ही ट्री से प्राप्त होता है, अर्ली स्टेज में जो टूट जाता है छोटी हरे, और जो मेच्योर होता है बड़ी हरे। तो इसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कोलेस्ट्रॉल को ये बनने, मैंने जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल को कम करने में काफ़ी ये हेल्पफुल है। और इसी के कॉम्बिनेशन में वो त्रिफला चूर्ण है, डायूरेटिक है, परिगेशन का काम करता है, पेट को साफ रखता है। तो इस तरह से बहुत से पौधे ऐसे हैं। अश्वगंधा है, अश्वगंधा देखिए मेमोरी के लिए, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है, नर्वस सिस्टम को टोन अप करता है। तो हम जितने भी इन सब नेचुरल जो व्यवस्थाएं हैं, प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं, अगर इनसे हम अपने आप को ठीक रहें तो बहुत सी बीमारी से या बीमारी को क्रिटिकल होने से हम बचा सकते हैं अपने आप को। बाकी ये है कि कई चीज़ों को जो हमारे शास्त्र में वर्णन है, सब कुछ करते हुए ठीक रहने के लिए, ये कभी मैंने जल्दी देखा उसमें तो हनुमान चालीसा में ही एक प्रसंग आया कि सब आप ठीक रहिए, दिनचर्या ठीक हो, आहार विहार ठीक हो। तो हनुमान जी के लिए आराधना में आया कि उनके सारे भक्त हैं, लेकिन कुमति निवार सुमति के संगी। तो इसको मैंने खुद रिलेट किया, जो लोग कहते हैं कि बड़ा पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। ये पॉजिटिव अप्रोच है क्या? पॉजिटिव अप्रोच यही है कि किसी काम से अगर सोसाइटी का हित होता है तो उपयुक्त है, और इसके लिए पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अगर 2 लोग गड़बड़ कर रहे हैं कुछ, तो हम उनको उदाहरण न दे करके जो एक अच्छा कर रहा है उसको एक अप्रिशिएट करें। तो उन्होंने कहा कि सब व्यवस्था रहते हुए हम कुमत निवार सुमत के, हमारे दोनों भक्त हैं, लेकिन हम कुमति को जो है सेग्रीगेट कर देते हैं, और जो सुमति वाले हैं उनके हम सहयोगी हो जाए, सहायक हो जाते हैं। थर्ड ये है कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 4 तरह आयु तो हम उसको मानते हैं, जन्म लिया और मृत्यु हो गई, ये बीच की आयु है, उस दौरान जो काम किया उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन एक जगह आया कि हिता हितम सुखम दुखम, 4 तरह की आयु की बात कही गई, हितायु, अहितायु, सुखकर आयु, दुखकर आयु। तो हितकर आयु वो है कि जो अपने ठीक रखते हुए अपने स्वस्थ रहिए और 2 आदमी को स्वस्थ रख लें, अपने संपन्न होइए, 2 आदमी की व्यवस्था ठीक हो जाए, उसकी भोजन पानी चलने लगे, तो ये हितकर आयु है। तो सोसाइटी के लिए मानव जीवन को कितना इम्पोर्टेंस दी गई कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने ज्ञान अर्जित करिए और 2 को अगर अज्ञानता से बचा लें तो ये हितकर आयु है। अहितकर आयु इसके विपरीत है कि आप अपने तो गलत कर रहे हैं, 2 लोगों को और गलत करा रहे हैं। कहा ये सोसाइटी के लिए भी ठीक नहीं है, ह्यूमन सोसाइटी के लिए ये बड़ा। थर्ड जो है सुखकर आयु। सुखकर आयु का मतलब कि अपनी व्यवस्था तो हमारी ठीक है साहब,
और से क्या लेना देना हमको। और दुखकर आयु ये है कि जो खुद अस्वस्थ है, ऐसी कोई बीमारी है, कुछ कर ही नहीं सकता, वो दूसरे के आश्रित है। तो ये 4 तरह की आयु है। और इस 4 तरह के आयु के बारे में जो हमारे वेदों में, सिद्धांतों में जो बताई गई है 4 तरह की आयु, वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और सोसाइटी में हर व्यक्ति की बड़ी जिम्मेदारी है कि हम समाज को भी ठीक रखें। तो इसके लिए हमें स्वस्थ होना जरूरी है। पुरुषार्थ चतुष्टय की बात आई है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इस सब की प्राप्ति हमें स्वस्थ शरीर से ही मिल जाता है। और स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य के लिए हमें ढेर सारे व्यवस्थाओं को देखना पड़ेगा, हमारी दिनचर्या, खान पान, लाइफ स्टाइल। तो ये सारी चीज़ें जो है, जितनी इस पे आंवले का डॉक्टर साहब ने वर्णन किया, आंवला बड़ा ही पंचरस प्रधान है। आयुर्वेद की चिकित्सा में कुछ औषधियों के बारे में बताया गया है कि त्रिदोष कॉन्सेप्ट से वात पित्त कफ, सुना होगा आप लोगों ने नाम। तो वात पित्त कफ का मतलब केवल वात से हम गैस को और कफ से खांसी को, पित्त से एसिडिटी को कोरिलेट करते हैं, वो नहीं है। ये 3 दोष जो है ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जिस तरह से बॉडी में शुगर है, लिपिड है, लीवर फंक्शन के सारे एंजाइम्स हैं, सबका इम्पॉर्टेंस है। तो उस तरह से ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। जब ये अपने नॉर्मल लिमिट में रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जैसे इनमें विकृति है, नॉर्मलिटी आएगी, बीमार होंगे। तो उसी तरह से वात पित्त कफ का वर्णन है। और बात को अगर देखें, अच्छा एज का भी बड़ा असर है, किस एज में किस दोष की प्रामिनेंसी रहती है, उससे हमारी कैसी इम्यूनिटी होती है, कैसी डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे रहता है। तो ये जो वात पित्त कफ हैं, 3 दोष इसलिए कहा गया कि ये दूषित होते हैं। जब दूषित होंगे तो हमें विकृत करेंगे, बीमार करेंगे। तो बात में एक छोटा सा, ये चूंकि बहुत ब्रॉड ये भी एस्पेक्ट्स हैं, तो कहा कि 5 तरह के वायु हैं। एक एग्जाम्पल मैं वायु का दे रहा हूँ। कहा हृदय प्राणो गुदेपान समानो नाभि संस्थ उदान कंठ देशस्थो बयान सर्व शरीर का। कहा हृदय में प्राण वायु रहता है, और हृदय में जब प्राण वायु की विकृति होती है तो ये देखा गया है कि जब भी कुछ हृदय से रिलेटेड बीमारी हुई है, जिसको अगर हम देखें तो वायु की विकृति वहाँ रहती ही रहती है। हिस्ट्री बेस देख लें आप, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो टेस्ट ट्यूब में हम लोग नहीं दिखा सकते, बट ये है कि महसूस करते हैं। तो हृदय में प्राण वायु रहता है, और प्राण वायु हृदय के सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन के लिए हेल्पफुल होता है। जब भी हृदय की कोई विकृति होती है, प्राण वायु गड़बड़ होता है। गुदेपान में मतलब जो मल मूत्र स्पर्म मासिक धर्म का जो साइकिल, उसको इनरेगुलर करने, अपान वायु की विकृति होती है, तब ये बीमारी होती है। और जैसे ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, जैसे ये बीमारी की सिवियरिटी बढ़ती है, वैसे इन दोषों का प्रभाव भी जो है वो गड़बड़ाता है। तो हृदय प्राणो गुदे समानो नाभ, समान वायु नाभि में, नाभि से उससे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखना, डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक चले, इसके लिए समान वायु की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उदाना कंठ देशस्थो, उदान वायु जो हम बोल रहे हैं, जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, वो कंठ प्रदेश में रहता है। और बयाना सर्व शरीर का, बयान वायु जो है वो पेरीफेरल जो सर्कुलेशन है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स हैं, उसको रेगुलेट करने के लिए समान वायु की। इसी तरह से 5 तरह के पित्त का है। और फिर फिजियोलॉजिकल उसमें हम जाएंगे तो बहुत डीप में, और काफ़ी एक दोष के एक उसके जो भेद हैं उस पर स्टडी करें तो पूरी PhD आदमी कर सकता है, क्योंकि ये मॉडर्न से कोरिलेट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें, अब बात पित्त कफ, बात का देखें तो जितने भी हार्मोन लेवल बॉडी में डिस्टर्ब होते हैं, उसमें भी बात का रोल है। पित्त को देखें तो डाइजेस्टिव सिस्टम से 5 तरह के पित्त को भी बताया गया। साधक पित्त हृदय में होता है, जो विल पावर देता है। बहुत सी चीज़ों में हम अनवांटेड फियरनेस एक बना रहता है, भय की स्थिति होती है, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए, ये तो उस समय अगर देखा जाए तो साधक पित्त की डिस्टर्बेंस रहती है। कफ जो है वो कफ दोष में इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम के लिए, इसमें रेस्पिरेटरी, अच्छा इसका प्लेस भी देखा गया कि उल्टा होता है। नाभि से नीचे जो है वो वायु का प्लेस है, अगर एक जगह देखें, और नाभि से ऊपर और छाती से नीचे
माने जो अम्लाइकल कार्ड है उससे ऊपर, और जो थोरेसिक रीजन है उससे नीचे ये पित्त का स्थान है, और ऊपर कफ का है। पूरा कंठ, सिरा, क्लोम, उर में, टेस्ट में आप देखिए जितनी बीमारियां हैं कफ की गड़बड़ी से, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, वायरल जितनी भी डिजीज आई, जैसे अभी कोरोना आया तो कोरोना में क्या था कि रेस्पिरेटरी थ्रोट किसी भी माध्यम से अगर वो वायरस घुस गया तो बॉडी में आने के बाद मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन कहाँ से, पहले श्वसन तंत्र से। तो सांस की स्थिति गड़बड़ होने के लिए कफ का डिस्टर्ब होना बहुत कॉमन सा है। अभी सीजनल, अभी आप देख रहे हैं कि सीजनल जब भी गड़बड़ी कोई होती है सबसे पहले हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है, उसमें एलर्जिकल कफ अलग होता है, इम्यूनिटी हमारी अलग डिस्टर्ब होती है। तो जब सांस गड़बड़ होता है तो सारा कुछ गड़बड़ होने लगता है। तो त्रिदोष कॉन्सेप्ट पे ये जो औषधियाँ हैं, तीनों दोष को बैलेंस करने के लिए कुछ औषधियाँ हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। आंवला है, आंवला तीनों दोषों को बैलेंस रखता है, तो इसलिए आप इसको अपने सेवन, अपने भोजन में, अपनी व्यवस्था में अगर सम्मिलित करते हैं तो आंवला सबसे बढ़िया। कहा कि इसमें अगर नेचर ने नमक मिला दिया होता तो शायद अमृत हो जाता और उसकी उपलब्धि सबको ना होती। हरण है, हरण में भी कहा कि 5 रस प्रधान है। आयुर्वेद में जो औषधियों को बताया गया इसमें रस प्रधान माने 5 रस प्रधान होते हैं ये। तो रस, गुण, वीर, विपाक, प्रभाव, 5 तरह से ये औषधि काम करती हैं। दूसरी चीज ये है कि जो जितनी भी ड्रग की उत्पत्ति है हमारे एनिमल सोर्स हैं, दूसरा मेटल और मिनरल्स हैं, तीसरा औद्भिद, जो औद्भिद वर्ड आया है जो पौधे हैं। 3 तरह से अभी तक जितनी भी औषधियों की इजाद हुआ है उसमें 3 ही सोर्स हैं। पहला एनिमल सोर्स है, तो एनिमल से बहुत सी, चाहे आप वैक्सीनेशन की बात ले लें, डिप्थीरिया से लेकर के टिटनस टॉक्साइड तक का तमाम वैक्सीनेशन जो आया वो किससे आया, एनिमल से आया। आयुर्वेद व्यवस्था में वैक्सीनेशन के बजाय इम्यूनिटी की बात थी, तो गोदुग्ध से, दही से, मट्ठे से, घी से जो चिकित्सा बताई गई है वो कहाँ से है, एनिमल से है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस में फैट को भी लिया है, एनिमल फैट को, जो मस्कुलर एट्रोफी के केस में, पोलियो के केस में, उसको देने से कम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो एनिमल सोर्स है। दूसरा मेटल और मिनरल्स है। तो मिनरल्स में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति ने हमें दे रखी है और ज़मीन से प्राप्त होता है। अभी आपने देखा कि बहुत से मल्टीविटामिन में जिंक, मैग्नीज, ये सारे कुछ जो है हमारे लिए हैं। एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं बहुत कम मात्रा में चाहिए। आप देखे होंगे विकासूल, जेड का मतलब जिंक आने लगा, कोबाडेक्स के साथ जिंक आने लगा। आँख के लिए बहुत अच्छा सुप्राडिन, बहुत पुराना, और लेकिन उसमें अब मैग्नीज करके आ गया। तो जो बात रक्त के केस में या उसमें तो मैग्नीज का बड़ा अच्छा रोल है। तीसरा औद्भिद तो जो अभी प्लांट के बारे में जितने भी औषधि पौधे हैं, तो ये 3 ही व्यवस्था हैं जो औषधि उत्पत्ति के लिए मानी गई हैं कि इन्हीं से है, और ये मानव जीवन के स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं इसीलिए हैं कि हम सभी स्वस्थ हों, और स्वस्थ रहने के लिए ये अपने आप को ठीक रखना जरूरी है। तो इसलिए अभी देखिए WHO की जो हेल्दी, ये सब व्यवस्थाओं से स्वस्थ रहने के लिए, और WHO कहता है केवल बीमार, अगर आप बीमारी से मुक्त हैं तो आप कंप्लीट स्वस्थ नहीं हैं। बीमार न होना, स्वस्थ रहना, और समाज के कल्याण की स्थिति, स्वास्थ्य के कल्याण की स्थिति, एक कंप्लीट स्वस्थ व्यक्ति का वो है। और आयुर्वेद में भी कहा सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ का मतलब केवल एक बीमारी रहित नहीं है कि बीमार नहीं है बस यही स्वस्थ है। कहा तीनों दोषों को आप बैलेंस रखिए, अपने खान पान से, लाइफ स्टाइल से, अपनी व्यवस्था से। सम दोषा समाग्निश्च, अग्नि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, अग्नि का मतलब अभी देखिए जब जीवन में अग्नि का बड़ा इंपॉर्टेंस है, चिकित्सा व्यवस्था में भी अग्नि को कहते हैं। और सम दोषा समा सम धातु, धातु मतलब जो शरीर को धारण करते हैं उसको धातु कहा है। सप्त धातु बताया गया है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, सुख, ये 7 धातु हैं और यही शरीर को धारण करते हैं, सप्त धातु।
और इसके बाद सब फिजियोलॉजिकल फैक्टर ठीक है साहब, LFT ठीक है, हमारा लिपिड प्रोफाइल ठीक है, सारी व्यवस्था। कहा प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। आप प्रसन्न आत्मा, मन और इंद्रियों से आप प्रसन्न रहें तभी हम कंप्लीट स्वस्थ मानते हैं, और ऐसा सिद्धांत भी है। अच्छा, इंद्रियों प्रसन्नता देखिए सबके लिए अलग अलग है। कोई ये नहीं बता सकता साहब एक ही पैरामीटर है प्रसन्न रहने का कि बहुत पैसा हो तो प्रसन्न हो जाए, बड़ी व्यवस्था हो तो प्रसन्न हो जाए। प्रसन्नता त्याग से है। किसी को 2 किलोमीटर चलने से प्रसन्नता आती है, किसी को टहला दीजिए तो उससे बड़ा नाराजगी नहीं होगी। तो हर आदमी के लिए जिस तरह से बहुत ही पर्सनलाइज्ड डायग्नोसिस होती है, बीमारी के लिए बहुत ही पर्सनल वो होता है। लोग कहते हैं हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, फैमिली चिकित्सक हैं, तो इसका मतलब है कि बहुत सी चीज़ें, बहुत से पैरामीटर उनको नोन होता है, पता होता है कि क्या किस प्रकृति के हैं, क्या इनको नहीं देना है। इस तरह से समझ लें, जिस तरह से मॉडल में है कि साहब हमको पेनिसिलिन ग्रुप से सेंसिटिविटी है, तो आपका डॉक्टर जान रहा है वो पेनिसिलिन कभी नहीं देगा। लेकिन नए चिकित्सक के पास जाएंगे तो कहेगा साहब पहले एंटीबायोटिक की जरूरत, तो पेनिसिलिन ग्रुप से देखें। अब तो खैर बहुत सी दवाएं जो है वो चेंज हो गई। तो उसी तरह से है कि जिस तरह से हर व्यक्ति को अलग अलग स्टैंडर्डाइज करना है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या हमारे लिए उपयुक्त है, क्या अनुपयुक्त है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो हमारे लिए प्रकृति ने दे रखी है, और प्रकृति की व्यवस्थाओं के साथ साथ आज जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने किया है ये बड़ा ही सराहनीय है। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, और कोई प्रश्न अगर हो, कोई सुझाव हो तो मैं कोशिश करूँगा उसको बताने का। तो ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।